सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलिव बोर्ड का टीयर 1 वाला लाइव मॉक हो रहा है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा सेटअप के अंदर मतलब जैसे चेंज है पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से। स्टार्ट करते हैं अपन। भाई पहले नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन एकदम। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि जैसे बोर्ड मास तो अपन लगाते ही लगाते हैं, बस एक ये चीज याद कर लेना कि एक वी बोर्ड मास होता है। मतलब एक्स्ट्रा एक चीज याद करवा रहा हूँ कि वी का मतलब विनेकुलम होता है जो बार को रिप्रेजेंट करता है। यानी बाकी सारी चीजें सोल्व करने से पहले इस बार को प्रायोरिटी देनी है। बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है पर फिर भी ध्यान रखने वाली चीज है। जीरो का स्क्वायर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का क्यूब 125 होता है। अब यहां देखो ये 576/4 करना है अपन को, या फिर ज्यादा बेटर 576/4 इजी है, पर उससे भी ज्यादा इजी आप ये देखो ना कि 2 से 24 12 बार कट गया, फिर 2 से 24 12 बार कट गया, मतलब 144 ही आ जाएगा। ज्यादा इजी है वो चीज जो अपन को ज्यादा प्रेफर लाजमी लगती है ना चीज, वो हमेशा करनी चाहिए। ये 10 आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ गया, ये बन गया 20। इसमें जुड़ेगा 164 आ जाएगा, यानी कि 125 प्लस 164 करना है। ये 9 बनेगा, ये 8 बनेगा, 289 फाइनल आंसर आ जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है जो देखिए दो स्टेटमेंट्स के द्वारा अपन को डिटरमाइन करना है कि वेदर जो डेटा प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट्स में वो सफिशिएंट है या नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर प्रॉफिट जो अर्नड है वो 100 रुपए है। तो देखो इसने ये कहीं भी नहीं पूछा कि सेलिंग प्राइस होगी क्या, बस उसने ये पूछा कि निकल जाएगी क्या, मतलब इतना पूछा है, पूछा हो। ठीक है, तो मतलब अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो थोड़ा बढ़ जाता है ये क्वेश्चन। पर अब देखो क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने मार्क किया द प्राइस ऑफ द आइटम अप बाय 30%। ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक चीज 100 रुपए की रही होगी, सीपी फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, और उसने उसकी मार्क प्राइस को 30% बढ़ा के 130 कर दिया, और फिर एक डिस्काउंट दे दिया 170 रुपए का। भाई 130 रुपए की चीज है, इस पर डिस्काउंट दे सकते हैं अपन 170 रुपए का। मतलब एक्चुअली में ये रेशियो होता है, इस रेशियो में मैं 170 का डिस्काउंट दे सकता हूं, और वो डिस्काउंट जब मैं दूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरी निकल के आ जाएगी। एकदम सही चीज है ये, यानी कि ये जो पहला है ये एकदम से सही है। और देखो प्रॉफिट अर्न उसमें 100 रुपए होना चाहिए। चलो मैं निकाल के बता देता हूं अगर आप चाहते हो तो। देखो निकाल लेते हैं अपन। भाई 100 से 130 है, या फिर इसको ज्यादा बेटर पता है ऐसे कर लो कि शॉपकीपर ने मार्क किया द प्राइस ऑफ द आइटम बाय 30% ऑन कॉस्ट प्राइस, कि सीपी को अपन सीपी मान लेते हैं। अब उस पे उसने बोला कि प्रॉफिट अर्न जो है वो 100 रुपए होना चाहिए। सीपी में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ये अपन बराबर कर लेते हैं कि मार्क प्राइस उसने 30% से मार्कअप किया है, तो मैं 1.3 सीपी बोल दूंगा सीपी के ऊपर, क्योंकि किया है उसने मार्कअप। और फिर एक डिस्काउंट दे दिया, तो सीपी से जितना मार्कअप करेगा उसमें से अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो ये भी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। दोनों सेलिंग प्राइस को अपन इक्वेट कर देंगे। ये वाला उधर जाएगा 0.3 सीपी बनेगा, ये उधर जाएगा 270 बनेगा। अब देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहां आ जाएगी, 3 से ये कट जाएगा 900 बार, मतलब सीपी की वैल्यू 900 आ गई। और इसने मेरे से क्या पूछा था, सेलिंग प्राइस क्या होगी। सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है कि अपनी जो सीपी है उसमें आपका प्रॉफिट जोड़ दो। यहां देखो 900 में 100 जोड़ूंगा, 1000 मेरी एसपी निकल के आ जाएगी। यानी पहले क्वेश्चन से मैं निकाल पाया। इसने यही पूछा है कि क्या आप पहले से निकाल पा रहे हो, दूसरे से, या दोनों से ही, या कैसे निकाल पाओगे। ऐसे ही सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहे हैं। सेकंड में बता रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड जो है आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल वो 11/9 है, और टोटल मार्कड अप अमाउंट 270 रुपए है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। भाई 11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9 होती है। यानी कि 9 से एक चीज आप एक बढ़ा रहे हो, यानी 9 वाली चीज को आप 10 में दे रहे हो, यानी कि आप एक का फायदा कमा रहे हो। और उस एक की वैल्यू इसने 100 रुपए दे रखी है। एक की वैल्यू 100, मतलब 9 की वैल्यू 900। अगर 900 मेरी सीपी आ गई तो फिर से मेरे को अगर एसपी पूछेगा तो मैं उसमें प्रॉफिट मेरा ऐड करके, देखो जितना भी मार्कअप है, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, बात यह है कि एसपी निकल जाएगी। यानी मैं दोनों से निकाल सकता हूं। अब लेकिन टुगेदर की नीड नहीं है, ये ध्यान दे लेना। मेरे को आइदर वन और आइदर टू भी चलेगा, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ करना ही नहीं था। उसने ये पूछा कि निकाल पा रहे हैं क्या, तो हाँ निकाल पा रहे हैं, भाई सही है। थर्ड नंबर पे आ जाओ। अनिल ने एक वॉच 2300 की खरीद के 2700 में बेची, फिर उसे 2400 की खरीद के 2900 में बेची। प्रॉफिट या लॉस बता दो। भाई 400 का फायदा उसे यहां हुआ, 500 का फायदा उसे यहां हुआ, टोटल 900 का वो फायदा कमा रहा है, बिना पेन चलाए बिना सोल्व हो रहा है। 4 नंबर पे आ जाओ। एक बाइक है वो एक सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम में 64 की स्पीड पे कवर करती है। वो बोल रहा है कि स्पीड अगर 72 रही होती है तो 40 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किए होते, टाइम सेम है, इसने बोल दिया देखो सेम टाइम है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस बता रहा है।
ऐसे कर लो कि ये कोई डी डिस्टेंस है, वो बाइक ने 64 की स्पीड से कवर करी, और एक डी प्लस 40 डिस्टेंस है जो बाइक ने 72 की स्पीड से कवर करी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, मैंने दोनों टाइम को बराबर कर दिया क्योंकि इसने बोला था सेम टाइम में कवर कर रहा है वो। बेस्ट मेथड है। काट लो भाई, 8 64, 8 टाइम 72, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 320 आ जाएगा। इसने ये पूछा है कितनी दूरी उसने ट्रेवल करी, 320 आ गया। भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने 9d में से 8d घटा दिया तो सिर्फ d बच गया, और ये 840 के साथ भी गुना होगा तो 320 आ जाएगा। 5 नंबर पे चलते हैं। ए ने स्टार्ट किया है एक बिजनेस 75,000 रुपए इन्वेस्ट करके, ठीक है लिख देते हैं। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस अपन को रेशियो को सिंप्लीफाई इजीली करना आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है इसमें। बी ने 5 महीने बाद में ज्वाइन किया है और 1 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहे हैं, तो इसने 12 महीने पैसा रखा। 5 महीने बाद में आया मतलब इसका पैसा 7 ही महीने रहा होगा 12 में से, और ये वाला 90,000 रुपए लेके आया इन्वेस्टमेंट के। सोल्व कर लो इनको भाई, तीनों जीरो से तीनों जीरो, 15 छक्के 90, 15 पंजे 75, 6 से 12 को भी काट दो 2 बार तो 5 दूनी 10 बन गया, इधर सिर्फ 7 बच गया। ठीक है, 10:7 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेरे से कि जो प्रॉफिट है वो 40,885 है, यानी ये 40,885 जो वैल्यू है वो 10 और 7 17 की है। पूछा क्या है, ए और बी का रेस्पेक्टिवली शेयर बताना है, अलग अलग निकालना है। मैं एक का निकाल देता हूँ कोई भी सा का भी, क्योंकि देखो ऑप्शन अलग अलग ही दिख रहे हैं मेरे को सारे, मैं 10 वाला निकाल देता हूँ। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, ठीक है 17 चौके 68 हो गया, फिर 0 आ जाएगा, 17 पंजे 85 हो गया, मतलब 2405, 10 गुणा हो जाएगा 24050, ये वाला आ जाएगा। अब दूसरे के निकालने की जरूरी नहीं है, आप एक ऐसा, मैं देखो अगर इधर जाता ना तो इधर वाले भी मैं निकाल सकता था क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो कोई सा भी एक निकाल लो, टाइम सेव करना है अपन को बस। 6 नंबर पे आओ। ए और बी दो प्राइम नंबर है जिनमें से ए बड़ा है। अगर ये नहीं बोलता ना कि ए बी से बड़ा है तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता पूरे सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि फिर अपन को बी और ए घटाना होता तो प्लस माइनस में रोल पड़ता, इसलिए ये चीजों को भी ध्यान रखना होता है। एलसीएम 899 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 899 है ना, तो मतलब इसको दो ऐसे नंबरों में तोड़ो कि प्राइम में टूटे, और दोनों चाहे कैसे भी हो बस दोनों प्राइम होने चाहिए। तो मैं सिर्फ प्राइम से इसको डिवाइड करके देख लूंगा। अब देखो 3 से नहीं हो रहा है, ये 3 को छोड़ दो, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से नहीं हो रहा, 7 के बाद में ये करना ही पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं, ये इसमें तो मजबूरी है, बस आपकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप उतना जल्दी कर लोगे वरना उतना फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो भाई, 7 के बाद में 11 से भी नहीं हो रहा, रूल्स याद रखने हैं बस। 11 के बाद में 13 से देख लो, 78, 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से 17 पंजे 85 नहीं हो रहा, 19 से 76, 19 से भी नहीं हो रहा, 19 के बाद में 23 से देख लो, 23 से भी नहीं हो रहा, फिर 29, 29 से हो जाएगा मेरे को लग रहा है, 29 से 87 होता है, हाँ 29 से हो रहा है, और 29 से कितनी बार हो रहा है, देखो 29 दिया 87 होता है, फिर 29 बचेगा तो एक, यानी 29 और 31 इसके दो फैक्टर आ गए, और इसने बोला था कि ए बी से बड़ा है, मतलब इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। अब ये बोल रहे इसकी वैल्यू बता दो, तो बी माइनस ए, यानी 29 माइनस 31 प्लस में 2ab। अब देखो इसको भी पूरा गधे की तरह सॉल्व नहीं करना है, ये -2 आ रहा है, मतलब ये जो भी आएगा उसमें से 2 घटाना है, तो मैं यूनिट डिजिट पे खेलूंगा। देखो 2 नेम 18, 18 का 8 पकड़ लो, 8 एकम 8 होता है। अब मैं 8 अगर यूनिट डिजिट में से 2 घटा रहा हूं तो मेरा 6 यूनिट डिजिट बचना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था, मैं उसको टिक कर दूंगा। बेस्ट मेथड लगा, बहुत टाइम में सेव किया अपन ने। 7 नंबर पे आओ, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए थीटा। इसका क्या मतलब है कि मैं जब क्वाड्रेंट बनाता हूं तो ये 0 होता है, ये π/2 यानी 90 होता है, और ये 180 मतलब पाई होता है, ये फिर 3π/2 चलता है 270, फिर ये 360 2 पाई, ऐसे ये चलता रहता है चलता रहता है। ठीक है, इसने बोला कि π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये वाले के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 होना चाहिए। मेरे को ये पता ही है एएसटीसी के रूल से कि इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव ही आंसर मिल रहा होगा, इतना तो क्लियर हुआ। ठीक है, साइन थीटा 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है जब थीटा 45 होता है तो, पर थीटा 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मेरे को इसने सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दिया। कुछ नहीं करना, या तो इसमें 90 जोड़ दो या फिर 180 में से 45 को घटा दो, दोनों एक ही बातें हैं, 135 डिग्री आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर मान लो किसी कोई चीज समझ में नहीं आई तो मतलब मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द एक इसी चीज पे ये एंगल कन्वर्जन कैसे होता है, ये कैसे चेंज करते हैं, कौन सी लाइन कैसे होती है, उस पर वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। 8 नंबर पे आओ। क्या बता रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर की एक संख्या के मूल्य में 30% की वृद्धि करो, मतलब 100 की कोई चीज है उसको 130 बनाओ, और मूल संख्या में 20% की कमी करो, मतलब 100 में 20 की कमी मतलब 80 कर दो। ये बोल रहा है इनके बीच का अंतर 25 है, मतलब इन दोनों का अंतर 25 है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाना है। 25 वैल्यू है 50 की, मेरे को फाइंड क्या करना है, मूल संख्या मतलब 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 बार कट गया, ये 50 बार कट गया, मतलब कि 50 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब आपको सोचने पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बस आप पकड़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। जो थोड़ा लेंदी लगे उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, क्योंकि मतलब पक्का देखना आपको 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली करके निकल जाओगे, और बेस्ट स्कोर निकलेगा वो फिर आपका। 102 क्वेश्चन हो गए, उनको अपन सेकंड अटेम्प्ट में देखने वाले होते हैं, यहाँ पे अपन साथ साथ में कर लेंगे। देखो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी और बटे में 100, 6250 आ जाएगा। प्रिंसिपल रेट 23 है, इंटरेस्ट 4 साल है, बटे 100 आ गया। भाई 0 से 0 कट गया, या फिर ऐसे कर लो 4 से 100 को काट दो 25 बार, और ये 25 का स्क्वायर होता है तो 250 आ जाएगा। ये सही हो गया। अब 25 को 23 से गुणा करना है, तो 25 तिये 75 होता है, और 25 दूनी 50 और 7 5750 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। मतलब कैलकुलेशन को ऐसा बनाओ कि वो इजी बन जाए। जब देखो यहाँ 4 और 10 बनना था तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगा, मैं दूसरी चीज पे चला गया। बस फास्ट करनी है। 10 नंबर पे आओ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ए और बी का 7:11 है। ए और बी का प्रेजेंट एजेस का रेशियो 7:11 है। देखो इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, पर बेटर क्या है कि अपन इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें, कि ताकि कैलकुलेशन भी कम पड़े और आंसर भी जल्दी निकल के आए। बाकी तो एग्जाम में देखो जरूरी नहीं है कि जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ वो आपको चमके ही चमके, आप उस चीज को करो ही करो, कोई जरूरी नहीं है। जो आपको जल्दी क्लिक कर रहा है वो अप्लाई कर दो, लेकिन फिर उसके ऊपर टिक के रहो, प्रैक्टिस भी फिर उसी चीज की करो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में चीजें ऐसे लेके आओ जो आपकी थोड़ी स्पीड को मेंटेन रखें, आसानी से सिंप्लीफाई हो, ताकि फिर एग्जाम में सोचना ना पड़े। सोचने में भी तो टाइम वेस्ट होता है। अब देखो ये प्रेजेंट का है, 4 साल पहले इनका रेशियो क्या था। देखो 3/5 है ए, मतलब रेशियो 3:5 था। लेकिन एक बात मेरे को पता है कि मैं कभी भी बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, मतलब कोई भी दो इंसान है उनकी एज का अंतर देखूंगा वो हमेशा सेम ही मिलेगा। तो अगर यहां अंतर इनका 2 साल का है तो यहां 4 साल का कैसे हो सकता है। तो जो ये वाला 2 है इससे तो इनको मल्टीप्लाई करो, अलग कलर से कर देते हैं, तो उस 2 से इनको गुणा करेंगे, ये 14 आएगा, ये 22 आएगा। इस 4 से इनको गुणा करो, यानी ये 12 आएगा और ये 20 आएगा। अब अंतर देखो, 12 और 20 का 8 अंतर, 14 और 22 का 8 अंतर, अंतर मैंने सेम कर दिया। अब मेरा पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसने बोला कि प्रेजेंट एज बतानी है बी की, चलो बाद में आते हैं। भाई इसके लिए जो 4 साल का अंतर है वो मेरे लिए तो सिर्फ 2 ही साल का अंतर है ना। देखो 12 से 14 भी 2, 20 से 22 भी 2, वैल्यू बटा किसकी चाहिए, क्या मेरे को बी की प्रेजेंट एज चाहिए। मैं प्रेजेंट एज डायरेक्टली नहीं निकाल सकता कभी भी, पहले मेरे को इस 20 की वैल्यू, नहीं नहीं इसमें तो निकाल पाएंगे ना, क्या दिक्कत है। देखो मैं बताता हूं, चलो दोनों मेथड बताता हूं। भाई अगर आप 20 की वैल्यू निकालोगे तो ये 40 आएगी। अब मैं यहां 40 निकाली है पर मेरे को तो प्रेजेंट चाहिए, तो मैं ये 4 साल जोड़ दूंगा तो 44 का आ जाएगा ये। अगर मैं 22 की निकालता तो डायरेक्टली 44 आ जाता, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है जो कभी किसी दिन आएगा जब बताऊंगा मैं, कि उसमें अपन डायरेक्टली ये वाला नहीं निकाल सकते, अपन को पहले और निकालना पड़ता है, फिर अपन प्रेजेंट पे जाते हैं। जब आएगा जब बता दूंगा, ठीक है। यानी कि 44 अभी करेक्ट आंसर है अपना। अभी 11 नंबर पे चलते हैं। राजू 30% मोर एफिशिएंट है राम से। ये राजू लिखा मैंने, ये राम लिखा, और फिर एक श्याम और बंदा है। श्याम 40% एफिशिएंट है राजू से, अगर इसको 100 मान ले तो ये 140, और राजू 30% मोर एफिशिएंट है राम से, ये इससे 30 ज्यादा है, मतलब ये इससे 30 कम है, यानी कि, या फिर इसको ज्यादा बेटर अपन ऐसा कर सकते हैं कि राम को 100 मान लो तो राजू 130 हो जाएगा,
और अब इसको 40% बढ़ा के 130 इंटू 140/100 कर दो। अब यहाँ 13 और 14 की गुणा करना बहुत ईजी है, 13 चौके 52 यानी 182 आ जाएगा। अब सही पड़ गया, ये तीनों की मेरे पास में एफिशिएंसीज आ गई। अब देखो ये क्या बोला है, नंबर ऑफ डेज बताने हैं अपन को, राम किसी कार्य को 91 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब देखो 91 दिनों में राम काम कर सकता है 100 की एफिशिएंसी से, यानी ये टोटल वर्क निकाल दिया मैंने। अब वो बोल रहे हैं कि इस काम को जो है वो श्याम कितने टाइम में करेगा, तो 182 से भाग लगा दो उसके एफिशिएंसी से, 2 बार कटेगा 50 आ जाएगा, 50 दिन में पूरा कर सकता है श्याम इस काम को। 12 नंबर पे चलते हैं। प्राइस एक कार की डिक्रीज करेगी 18% से, फिर इंक्रीज करेगी 48% से, ठीक है। नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ? देखो दो तरीके हैं, एक तो वाहियात तरीका है कि पहले आप इसकी प्राइस को 100 मान के 18 कम करो, मतलब 82 आएगी, फिर इस पे 48% का इंक्रीज करो, यानी 82 इंटू 148/100। जो मैंने बताया वाहियात है, नहीं करना है। करना क्या है, जब भी आपको दो चीजें दिखे, दो रेट्स दिखे, दो परसेंटेज की वैल्यू दिखे, कुछ भी दो प्रॉफिट लॉस दो दिखे, आप इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा दो। इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, लेकिन इसमें साइन अपने आप को चेंज करते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे। अब देखो 18 का डिक्रीज हुआ है तो ए की वैल्यू में -18 लिखूंगा, है ना। बी में इंक्रीज हुआ 48 का, तो +48 लिखूंगा। फिर प्लस मेरे वैल्यू आएगी, पर यहां -18 और प्लस का 48 आएगा और बटे 100, इनको गुणा करना था, ठीक है। आगे देखो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जब अपन को इतने ये साइन वगैरह ये चीजें अपने आप हटते जाती है। मैं अभी एकदम मतलब उस बच्चे को माइंड में रख के ये चीजें सॉल्व कर रहा हूं जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मतलब पक्का वो बहुत सारी चीजें सीख के निकलेगा। ये तो अब वैल्यू 30 आ गई, यहां माइनस में आएगा। इनको 4 से काटे क्या? चलो काट लेते हैं। 4 से ये 12 बार कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया। इन दोनों को गुणा करना है। अब देखो यहाँ पे एक चलो चीज सिखाता हूँ, बढ़िया चीज है कि अब मेरे को पता है बहुत इजी है, 18 की टेबल भी और 12 की टेबल भी मैं 1 सेकंड में, बहुत हर एक सारे बहुत से बच्चों ने यही किया होगा, पर एक नई चीज सीख के निकलो यहाँ से, वो बड़े कैलकुलेशंस में भी काम आती है। कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ये। तो अगर अपन देखो जैसे अब ये 12 और 18 की गुणा करना है, तो एक में ऐसी वैल्यू पकड़ लूं जो इनके एग्जैक्ट बीच में है, जैसे कि मैंने 15 पकड़ लिया, तो इधर भी 3 का अंतर, इधर भी 3 का अंतर, तो मैं ये फॉर्मूला यहां लगा पाऊंगा और ये दिमाग में कैलकुलेशन करके मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा इस चीज को। देखो कैसे, कि मैंने किया 15 का स्क्वायर 225, उसमें से जो भी इनका अंतर है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 घटा दो। अब 225 में से 9 घटाना मतलब 214 लिखना बहुत इजी चीज है, सॉरी 216। और अब देखो 18 को 12 से गुणा करना भी इजी था, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि 28 को 32 से गुणा करना है, अब देखो 28 की टेबल में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कितना इजी पड़ेगा। अगर 20 की वैल्यू 30 है, दिमाग में सोचा 20 की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर लिखो 900, उसमें से इनका अंतर 2 2 का है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 घटा दो, यानी 896 आ जाएगा। अब बताओ कितना इजी पड़ गया है, आया समझ में? तो ये करना था बस, लेकिन इसमें 25 का भाग भी लगाना है, तो 30 माइनस में 25 अट्ठे 200, ठीक है, 25 अट्ठे 200, और फिर कितना बच गया? 16 बच गया, तो 160 के लिए 25 5 बार जाएगा, फिर 4 बार 8.54 नहीं 8.64 आएगा ना, 25 छः का 150 होता है। तो अब ये आ जाएगा। अब ये भी चलो बहुत सारी चीजें सिखाने को मिल गई इस क्वेश्चन में, यही चीजें सिखाने तो अपन आते हैं। देखो अब ये घटाने के लिए कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 300 मतलब ऐसे लिखेंगे 30.00, पर ये नहीं, 30 में से 8 घटाने की बजाय 9 घटा दो, एक ज्यादा घटा दो, तो 21 आ जाएगा, हाँ या ना। और 0.64 को दिमाग में ऐसे समझो कि 64 एक वैल्यू है कोई, उसको 100 में से घटाना है, तो 36 आ जाएगा, यानी 21.36 मेरा आंसर है। ये ऑप्शन सही है। समझ में आया मेरा तरीका? इस चीज पे प्रैक्टिस करना, बहुत फायदे मिलेंगे कैलकुलेशंस में। 13 नंबर पे आ जाओ। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, वो राइट एंगल है वाई के ऊपर, बना देते हैं इस तरीके से एक्स वाई और जेड। कोस एक्स की वैल्यू 8/17 है। देखो इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोस एक्स के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू 8, ये 17। अब मेरे को याद आ रहा है 8 17 का 15 के साथ ट्रिपलेट होता है, ये 15 आ गई। अब एक बच्चा यहाँ पाइथागोरस लगा के निकाल रहा होगा, एक बच्चे ने डायरेक्टली लिखी होगी,
उतना ही टाइम सेव कर जाओगे आप। इसलिए हर एक चीज दिमाग में रखनी बहुत वेल एंड गुड रहती है। साइन एक्स लिखना है मुझे, इस एंगल के लिए साइन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 15/17। फिर मुझे लिखना है कोस वाई, वाई तो 90 है, यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0 होती है। फिर टेन जेड लिखना है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने की जरूरी नहीं है, इसने क्वेश्चन में दे रखे हैं भाई, देखो 7 और 5 का गुणा करने पे लास्ट में 5 आना है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, यानी 255 इनका एलसीएम आएगा। अब ये 15 बारी आएगा यानी 225, ये 17 बारी आएगा, 17 8 136 हो जाएगा। इनको जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, 361/255। बाकी जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए था, 1 इन्हीं इसी में है, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर जगह टाइम निकालने की कोशिश करो। 14 नंबर पे आते हैं। एक जार है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इतना सा वर्ड पढ़ते हैं कि एक जार है, मतलब मेरे को दिमाग में ये चीजें बैठ रखी हैं कि मैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखूंगा जिसमें मेरे को मिक्सचर एलिगेशन के अंदर मतलब प्लस माइनस कुछ करना है ना, या फिर मतलब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई चीज करनी है, या फिर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर मतलब जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटे वाले नहीं, बड़ा थोड़ा लेंदी दिख रहा है, ऐसी चीजें मैं देखते ही उनको मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये टाइम खाएंगी, नहीं भी खाएंगे तो गलत आंसर हो सकता है, गलतियां होने के चांसेस इन्हीं में होते हैं। अब आगे बढ़ो, आगे पक्का इजी क्वेश्चन मिलेगा, इसको सेकंड अटेम्प्ट में आके कर लो। अभी अपन कर लेते हैं, अपन नहीं छोड़ने वाले हैं, पर मैं आपके लिए बता रहा हूं। एक जार है, उसमें 50 लीटर पानी है। देखो क्वेश्चन इजी हो सकते हैं ये वाले भी, पर मैंने क्या बताया, फिर भी इन केस, ठीक है। 50 लीटर इसमें पानी है, ये वाटर है। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 लीटर वाटर इसमें से निकाला गया, यानी कि इसमें अब 45 लीटर वाटर बच गया है, और रिप्लेस कर दिया गया सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क से, मतलब मिल्क इसमें अब 5 हो गया, 5 पानी निकाला और 5 ही दूध डाल दिया, यानी कि रेशियो अगर मैं लेऊं तो 9:1 रहा होगा इनका। आगे चलो, इसके बाद में 20 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस किया गया है सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स से, मतलब इस मिक्सचर में से 20 लीटर इसने निकाला, 20 मिक्सचर जो निकलेगा वो भी 9:1 में ही निकलेगा, पानी और दूध के। तो देखो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मेरे लिए 20 निकाला था, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर 2 आ रहा है, 10 की जगह 20, तो मतलब ये वाला 18 निकला होगा और ये वाला 2 निकला होगा, दोनों को 2 से गुना कर दिया मैंने। 45 में से 18 तो पानी निकल गया, 5 में से 2 दूध निकल गया। आगे चलो, और इसने क्या बोला कि रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स, मतलब 20 लीटर ही एक्स डाल दिया इसमें, 20 लीटर एक्स मिला दिया है, यहां लिख देते हैं एक्स। आगे चलो, ये बोल रहे फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वाटर, तो वाटर तो 45 में से अगर 18 जाएगा तो देखो 9 पंजे 45 होता है, 9 दूनी 18 निकल गया, मतलब 9 तिया 27 बचा होगा, 5 टाइम्स निकल गया, 5 टाइम्स में से 2 टाइम निकल गया, तो 3 टाइम बचा होगा 9 का। बाकी कैलकुलेशन इजी है, 5 में से ठीक है। आगे बोल रहे हैं लिक्विड एक्स 20 बचा है, और मिल्क 5 में से 2 जाके 3 बचा है, ये फाइनल रेशियो है मेरा, यही पूछा है, 27 20 और 3, ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो भाई, लेकिन मैंने क्या बोला, फिर भी गुंजाइश रहती है। 15 नंबर पे आओ, कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का एंड अ कोन ऑफ इक्वल रेडियस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, सिलेंडर का एक्स दे रखा है, कोन का वाई दे रखा है, ठीक है, कितना घुमाते हैं ना क्वेश्चनों में, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है, दोनों का सी ए से मतलब बराबर है, ठीक है, सी ए से बराबर कर देते हैं, चलो बाद में आते हैं इन चीजों के ऊपर। तो भाई फॉर्मूले चलो रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर के फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर मेरे को सी ए से निकालना है तो 2πr(h) होता है, टी ए से अगर निकालना है तो 2πr, उसमें h+r ऐड करते हैं, वॉल्यूम अगर निकालनी है तो πr²h होता है। ऐसे ही अगर मेरे को कोण के लिखने होते हैं तो सी ए से तो πrl होता है, अगला πrl+r होता है, मतलब टी ए से, और वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, इसी के अंदर बस 1/3 लगाना होता है। ये भी एक तगड़ा रेशियो है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, इसने बोला कि दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर है, मतलब 2πrh बराबर है πrl के, और उसने पहले से ही बोल रखा था कि इक्वल रेडियस है दोनों की, तो रेडियस दोनों बराबर है, और ये h है, इसने बोल दिया कि स्लेंट हाइट है ना कौन की, वो a है, मतलब इस l को a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर से पाई आर कट गया, 2h की वैल्यू a आ गई,
इसने बोला है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है तो a/2 आ जाएगी। ये तो बहुत दूसरा क्वेश्चन हो गया। a/2 आ गई, करेक्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आओ। रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 8 ईयर्स एंड 11 ईयर्स इज 1000 रेशियो 1331। मतलब आंख बंद करके दिख रहा है कि ये 10 का पावर 3 है, ये 11 की पावर 3 है। यहां पे देखो 3 साल का अंतर दे रखा है कि मतलब अगर मैं इन दोनों का क्यूब रूट भी लेता हूं तो 10/11 आता है। मतलब एक का इंटरेस्ट लग रहा होगा 10 के ऊपर। रेट अगर मैं निकालूंगा तो 10% रेट आ जाएगी यहां से। चलो ये तो पता चल गया, आगे पढ़ो आप। ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट इसी सम पे आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो अगर 10% की रेट है और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा 3 साल के लिए, तो यही रेट 3 टाइम्स हो जाती है या फिर 3 बार जुड़ जाती है। तो एसआई की रेट तो 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30% आ गई। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसका रेशियो बताना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये एसआई है। अब यहां सीआई का इसमें मुद्दा है, सीआई की भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को बस 10% के ऊपर 3 बार इफेक्टिव ही तो लगाना है। तो मतलब 10 10 और 10 इन दोनों पे इफेक्टिव लगाऊंगा, वही फॉर्मूला लगेगा हर बार, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला। तो 10 और 10 के वैसे तो मेरे को याद है 33.1 होती है, पर नहीं याद जिसको वो निकाल सकता है। 10 और 10 की 21 बनेगी, फिर 21 और 10 पे लगाओगे तो 33.1 आ जाएगी। निकाल के जरूर देखना एक बार। यार रख दो 33.1, ये पॉइंट हटाऊंगा, इधर एक जीरो लग जाएगी तो 300 रेशियो 331 आ जाएगा। यही मेरे से पूछा था, आंसर आ गया। बहुत सही क्वेश्चन था ये वाला, स्टार मार्क कर लेना यार इसको, है ना। आज के पेपर में एक ही क्वेश्चन ऐसा लगा है जो थोड़ा ठीक था। आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, पी और क्यू टुगेदर एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं, लिख दिया। क्यू अकेला इसी काम को 56 दिन में कर सकता है। ये 8 चौके, अब देखो इनका एलसीएम निकालना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, थोड़ी हेक्टिक चीज है। तो ऐसे कर लो, ये 8 चौके 32 है, ये 8 7 56 है। तो एलसीएम के अंदर 8 तो आएगा ही आएगा, 4 और 7 अलग से आ जाएंगे। सही लगी होगी ये चीज, सोल्व करो इसे। इसको गुणा मत करना कभी भी, इनका एफिशिएंसी निकाल लो। देखो 8 गुणा 4 पूरा पूरा रखा है, मतलब 7 बची होगी। 8 गुणा 7 रखा है, मतलब 4 बची होगी। ये एफिशिएंसी है, डिवाइड किया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ये बोले पी अकेले इस काम को कितने टाइम में कर पाएगा। मेरे को 8 गुणा 4 गुणा 7 काम करना है। 7 दोनों की एफिशिएंसी थी, 4 क्यू की थी, घटाऊंगा तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी पी वाले बंदे की, है ना। इसको सोल्व कर लो। सोल्व भी देखो कैसे करोगे, 8 चौके 32, 32 को 7 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। बस इतना ही सोल्व करना है, आगे आ जाओ इधर। ये 74 सही 2/3 लिखा है। इसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि मैं 4 तिया 12, ये तो गुणा करूंगा, यूनिट डिजिट ही देख रहा हूं मैं सिर्फ, और ये जोड़ूंगा तो 4 तिया 12 और 2 14, यूनिट डिजिट 4 आ रही है। ये आंसर पक्का हो सकता है। एक बार आगे चल लो, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं। 3 तिया 9 और 2 11, नहीं। 5 तिया 15 और 1 16, नहीं। एक ही ऑप्शन ऐसा ही है, सही है। जिसको समझ नहीं आया वो इसको गुणा करना, 3 से भाग करना, इस तरीके से मिल जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलेगा आपको। 18 नंबर पे आ जाओ। 1870 को डिस्ट्रीब्यूट किया है एबीसी में 5 4 और x के रेशियो में। वैल्यू ऑफ x अपन को बतानी है, अमाउंट रिसीव्ड बी के द्वारा 680 है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, इसकी का सवाल है कि 680 जो वैल्यू है वो 5 प्लस 4 प्लस एक्स की है, मतलब 9 प्लस एक्स की है। इनको जोड़ दिया मैंने और मेरे को b की वैल्यू निकालनी है। तो b का फ्रैक्शन 4 है, रेशियो 4 है, और ये वैल्यू 680, नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, ये जो, ठीक है मैं दोबारा बोलता हूं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक करेक्शन है कि ये जो वैल्यू बांटी थी ये 1870 को बांटी थी, तो 1870 की वैल्यू है ये। चलो दोबारा लिख देता हूं मैं मिटा के, ठीक है ठीक है। मतलब वैल्यू बटा किसकी, यानी 1870 की वैल्यू थी 5 4 और x, यानी कि 9x 9 प्लस एक्स। और फिर मेरे को b का वैल्यू निकालना है, मतलब 4 का वैल्यू निकालना है जो कि 680 के बराबर देखा है। ऐसे करना है, इसको सॉल्व कर लो भाई। 0 से 0 काट दो, 17 से कट रहा है 4 बार, 17 से कट रहा है 1 और 1 11 बार, 4 से 4 कट गया, 11 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। इजी कैलकुलेशन थी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आया ना। 19 नंबर पे चलते हैं। बहुत इजी कैलकुलेशन है, 3 दूनी 6 और 1 7/3 बनेगा, पर उसे मैं 3/7 लिखूंगा, वो 3 ऊपर चला गया। 7 और 3 10/7, यानी कि 7 ऊपर 10 नीचे, या फिर ऐसे बोल दो 7/5। तो 12 पंजे 60 और 7 67/5। आपको पता है क्या करना होता है कि जब भी ये डिवाइड करना होता है ना, तो चलो डिवाइड आप इजीली कर लोगे, मेरे को पता है 13 पॉइंट जैसे जो भी आ जाएगा इसमें, है ना। पर बेटर मेथड क्या है कि 5 से किसी चीज को डिवाइड करना है, इसका डबल करो
134 आएगा और 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 13.4 आ जाएगा। ये आंसर सही है, ठीक है। और अगर 5 से किसी चीज को गुणा करना है तो उसका आधा करो, वो बताया हुआ है, चलो देख लेना। 20 नंबर पे आ जाओ। इफ द सम ऑफ रेडियाई एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल आर इक्वल, मतलब कि रेडियाई का जो सम है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल है वो इक्वल है। चलो इसमें ही बता देता हूं मैं कि सर्कल जो होते हैं ना, दो सर्कल, वो इन इन तरीकों से बन सकते हैं कि या तो वो दोनों एक दूसरे को टच करके निकले सिर्फ, या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकले, या फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। कई सारे तरीके हो सकते हैं वैसे तो, या फिर वो ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। और इनमें अपन टेंजेंट्स पढ़ते हैं कि इसमें तो देखो 3 कॉमन टेंजेंट होती हैं, इसमें 2 ही होती हैं, इसमें 1 ही होती है। ऐसे अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है। उसी चीज का एक क्वेश्चन है कि रेडियाई बराबर है और डिस्टेंस बिटवीन टू ये भी इक्वल है, मतलब ये पक्का ऐसे सर्कल रहे होंगे कि देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जितनी है वो रेडियाई के जोड़ के बराबर है। यानी ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, इंटरनली तो नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रिक भी नहीं हो सकते, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। या बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। 21 नंबर पे आते हैं। एक सर्कल है, वो इंस्क्राइब्ड है ट्राइंगल पीक्यूआर के अंदर। ट्राइंगल बना दिया मैंने, इसमें एक सर्कल को इंस्क्राइब करवा दिया है। पीक्यूआर ट्राइंगल के नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहे हैं पी क्यू और पी आर बराबर है, परपेंडिकुलर डाली गई है पी से क्यू आर के ऊपर, जो सी पे मिलती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर इज सी विच आल्सो पासेस थ्रू सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। सेंटर ओ से ये गुजर के आती है और इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एम पे, और ये वाला पॉइंट सी है। पी क्यू की वैल्यू अगर 40 है तो ये भी 40 हो गई। क्यू सी की वैल्यू 25 दे रखी है, ठीक है। पीएम की वैल्यू 10 दे रखी है, मतलब ये पीएम यहां से लेके यहां तक 10 है। तो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ, मतलब ये ओसी अपन को फाइंड करनी है या फिर ओएम अपन को फाइंड करनी है। बात एक ही है। कैसे करोगे यार इस क्वेश्चन को? देखो एक चीज तो मेरे को दिख रही है, आसानी से दिख रही है कि अगर ये 40 है और ये 25 है तो फिर ये 40 है तो ये भी 25 ही हो जाएगी। मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई है। अब देखो फर्दर इसमें अपन को लेंथ ऑफ रेडियस निकालनी है ना, तो ये वाली रेडियस है। तो ऐसा करते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर ये देखा है ना, ये हाइपोटेनियस है। तो मैं क्या करता हूँ, पीसी निकाल लेता हूँ। पीसी निकालेंगे तो 1600 में से 625 जाएगा, और इसका फिर अपन रूट ले लेंगे तो ये 975 का रूट आ जाएगा। अब 975 का रूट मतलब ये 961 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये 31 पॉइंट कुछ रहा होगा, मान लो 1 मान लेते हैं अपन। यानी कि ये पीसी पूरी 31 पॉइंट कुछ आ गई, इसमें से 10 अपन घटा देंगे तो ये 21 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मान लो 21.1 आ गई, तो ये डायमीटर है अपन को तो, लेकिन रेडियस निकालनी है। इसका आधा कर देंगे तो 10.5 के लगभग आएगा। पर ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है? क्यों हो रहा है भाई इसमें ऐसा? कुछ कैलकुलेशन में भी 1600, 625, 975 ही आएगा। कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? चलो एक दूसरा मेथड और लगा के देख लेते हैं। आर बराबर अपन को पता है डेल्टा अपॉन एस होता है, डेल्टा एरिया होता है। एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस पूरा 50 हो जाएगा। हाइट अपन को, अच्छा हाइट पता नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं लगा सकते। तो अच्छा ठीक है, डेल्टा अपन एरिया अपन मतलब हेरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो आर निकाल रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला में आएगा अंडर रूट में, पहले तो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 40 और 25 65 हो जाएगा। फिर आएगा 65 माइनस 40 करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 65 माइनस कितनी 50 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर, तो वो तो 65 है ही डायरेक्टली। अब 25 और 25 का तो 25 ही बाहर आ गया भाई। 65 में भी एक 5 है, 15 में भी एक 5 है, तो वो 5 भी बाहर आ गया। इसमें 3 बच गया, इसमें 13 बच गया, तो रूट 39 आ जाएगा। हाँ, और तो क्या ही कर सकते हैं, ये 65 बच गया, 5 से 65 13 बार कट जाएगा। तो 25 इंटू ये 6 के 36 से थोड़ा सा बड़ा है तो 6.1 मान लो इसे, ये 13 हो जाएगा। यार ये तो सारे ही वाहियात से आ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 2 कैरी लगी 150 और 2 152, 13 से भाग लगाएंगे, 13 से भाग लगेगा, 13 एकम 13, 2
22 के लिए फिर तेरा फिर 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ 10 पॉइंट कुछ आ रहा था, ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है फिर इसमें। भाई इस क्वेश्चन में कोई ना कोई फिर दिक्कत है, मतलब है ना, इसको एक बार मतलब सर्कल कर लो इसको। मैं जैसे फिर मतलब एक बार रीवेरीफाई कर लूंगा। चलो एक बार मैं डेटा देख लेता हूँ यार, डेटा में तो कोई इशू नहीं है ना, एक सेकंड दीजिएगा बस मेरे को। पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू आर सी। ये भी 40 है, ये 25 है, ये 10 है, सब परफेक्ट है, फिर क्या है। परपेंडिकुलर डाली गई है पी से क्यू आर के ऊपर जो सी पे आ रही है, और ओ से पास होता है, और एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सब परफेक्ट है यार, पता नहीं मतलब कुछ ना कुछ होगा फिर इसमें, कोई ना कोई तो बात होगी। इसको क्वेश्चन मार्क लगा के एक बार साइड में रख देना, मैं इसको देख के या तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अलग से, या फिर देख लेंगे इसका कुछ ना कुछ, मतलब क्या पता क्या ही है। और कोई मेथड से भी नहीं जा सकते। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको, 22 पे आ जाओ। ठीक है, 22 नंबर पे आ जाओ भाई। 2 आइटम परचेज करे गए हैं 3:5 के अंदर। पहले को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे। तो ऐसे मान लो कि ये 300 की चीज है, ये 500 की चीज है। इसे 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे, मतलब 360 की बिकेगी। मैंने इसका गुणा 120/100 कर दिया। और ये वाली 10% के प्रॉफिट पे मतलब कि 550 की बिकेगी। ये बोल रहा है टोटल प्रॉफिट 330 का हुआ है, पर मेरे लिए कितने का हुआ है। देखो यहाँ पे मुझे 60 का फायदा हुआ, यहाँ 50 का, मतलब मेरे को टोटल 110 का फायदा हुआ है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पहले आइटम की क्या थी, 300 थी, वो वैल्यू निकालनी है। भाई ये कट गया ये 3 बार, यानी पहले आइटम की कॉस्ट प्राइस 900 रही होगी। ये ऑप्शन सही। बढ़िया क्वेश्चन, इजी एकदम। देखिए समझ पे आओ। एक लार्ज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जो ओपन है टॉप से। देखो अब देखो, मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिखा क्वेश्चन, और वाटर टैंक और ये सब दिखा, मैं मार्क फॉर रिव्यू करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे फिर देखो ना, अब देखो फिर इजी और छोटा क्वेश्चन, फिर इजी और छोटा क्वेश्चन। एक माइंडसेट भी अपना ये होता है कि छोटा क्वेश्चन होगा तो इजी होगा, वैसे हो नहीं सकता है, कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। एक लार्ज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, ओपन है टॉप से, मतलब कि इस तरीके का है ये, ठीक है, और नीचे से बंद है। ऊपर से खुला, टंकी ऐसी होती है अपनी, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि लाइंड विद वाटरप्रूफ फैब्रिक इसके अंदर करनी है, इनर कवर्ड सरफेस एरिया पे, इनर बेस पे भी करनी है। टैंक की रेडियस 2.5 है, ठीक है, 2.5 मीटर दे रखे हैं, देख लेना, हाइट 4 मीटर है, ठीक है। वाटरप्रूफ फैब्रिक जो है वो स्क्वायर सीट्स में आती है 40 सेंटीमीटर की, और 12% एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है वेस्टेज और फिटिंग में, बिल्कुल लगेगा वो तो अप्रोक्सीमेट फैब्रिक पीस कितने आने चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करोगे देखो, मतलब कि इसका एरिया जो है सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको मेरे को शीट के एरिया के बराबर करना है और कुछ नहीं करना। इसका सी एस ए 2πRH होता है, अभी बता के आया था। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 2.5, या फिर 25/10 इंटू हाइट की वैल्यू 4। लेकिन ये तो सिर्फ मैंने सी एस ए निकाला है, बेस पे भी तो होगी ना कोटिंग, तो बेस का एरिया πr² भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये देख लेना। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का फिर से स्क्वायर, मतलब 2.5 इंटू 2.5 आ गया। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करोगे सोल्व, या तो कॉमन ले लो, सबसे सही रहेगा। 22/7 और 25/10 को कॉमन ले लो। 22/7 और 25/10 कॉमन आ गया, ठीक है। यहां तो बच गया 8, और यहां बच गया 2.5, ठीक है। तो ये 10.5 बन गया, सही तो कर रहा हूं ना मैं। ये 10.5 हो गया। 7 से 10.5 को काट दूंगा, 7 एकम 7, और मतलब 1.5 बार कट गया। 1.5 का पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 आ जाएगी, 100 बन गया। 25 से 100 4 बार कट जाएगा। अब 22 इंटू 15 कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 330/4, मतलब कि 165/2, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 82.5। ये क्या आ गया, ये इसका एरिया निकाल दिया जितना लगेगा वो, ठीक है भाई। थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था, यानी कि 82.5 एरिया की मेरे को शीट चाहिए। अब आ गया हूं कि 12% एक्स्ट्रा फैब्रिक भी तो लगता है, तो इसका 112/100 भी करो आप। ये पॉइंट हटा के नीचे एक 0 लगा दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, स्क्वायर शीट 40 सेंटीमीटर की है, मीटर में बदलेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि n शीट लगेंगी 0.4 साइड की, लेकिन स्क्वायर शीट है, एरिया 0.4 इंटू 0.4 हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है भाई। ये दोनों पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। 4 चौके 16 से 112 7 बार कट गया।
इसको 7 से गुणा करके लिख रहा हूँ, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, एक कैरे लगी, 8 7 56 और एक 57, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 577.5 सीट लगी होंगी, पर अप्रोक्सीमेट बतानी थी। मेरे को यही ऑप्शन अप्रोक्सीमेट दिख रहा है, 577.5 का 578 कर सकते हैं। बेस्ट क्वेश्चन था, मजा आया सच में सिंप्लीफाई करके। चॉइस नंबर पे आ जाओ। एक मिक्सचर है, उसमें 63 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर है 2:5 में। वैल्यू बटा किसकी, 7 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई फैक्टर 9 आ गया, मतलब ये 18 रहा होगा, ये 45 रहा होगा। 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला है इसमें से। अब देखो 7 लीटर निकालेगा तो 2 और 5 के रेशियो में ही निकलेगा, यानी कि ये 2 निकला होगा, ये 5 निकला होगा। और 9 लीटर मिल्क डाल दिया वापस से, ये मिल्क और वाटर थे ना, इसने फिर से 9 मिला दिया, तो देखो 18 में से 2 गया तो 16 बचा, फिर 9 मिला दिया तो 25 ये हो गया, और ये 40 हो गया। क्या बोल रहे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता दो फाइनल मिक्सचर में, 25 होगी, ये आंसर आ जाएगा। उर्दू क्वेश्चन एकदम। लास्ट फाइनल पे आते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रायंगल की साइडें देगा। तो देखो, एक ही कंडीशन होती है कि कोई भी दो साइडों का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखो ये तो बराबर आ रहा है, 100 + 200 300, जब बराबर आता है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखो 9 और 8 17 होता है, 22 से बड़ा नहीं आया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4 और 2 6, 6 के बराबर आ गया, ये भी गलत है। ये सही हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो तो होना ही होना है, यानी कि फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती सारों में ही, तो फिर मैं स्क्वायर वाले पे जाता। ठीक है, वो अपन को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सही आंसर है, 25 के 25 क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हुए। थोड़ी सी तबियत खराब है तो मतलब उस चीज को इग्नोर करना, एनर्जी मेरे को पता है डाउन है। ठीक है, बाकी ये सीजीएल वाला हो गया सिंप्लीफाई। अभी थोड़ी देर में मैं ट्राई करूंगा कि एनटीपीसी वाला भी कर दूं अपलोड, और उसके अलावा एक क्या चीज और थी, पंडित्स वाला जैसे ही आएगा वैसे वो भी कर लेंगे अपन। और उसके अलावा बेसिक वाली क्लास, यार मेरी तबीयत मतलब खराब थी तो उसमें पीपीटी भी नहीं बन पाई, फिर वीडियो तो बिल्कुल ही बनाने की हिम्मत नहीं है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक साथ अपलोड करवा देंगे, धीरे धीरे सारा मिल जाएगा कुछ। ठीक है, अभी जैसे 1-2 दिन में थोड़ी और ठीक होगी तबीयत, तो फिर अपन रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।